डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हम चैप्टर नंबर 3 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में। वाटसन और क्रिक कौन थे? ये बेसिकली दो साइंटिस्ट थे, वाटसन एंड क्रिक, और इन्होंने जो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है इन्होंने दरियाफ्त किया था और इनको जो है बहुत ज़्यादा सराहा जाता है क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर जो था वो बहुत कम्प्लेक्स था फाइंड आउट करना। बहरहाल स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। डीएनए जो है, डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। जो है डीएनए का मॉलिक्यूल वो जिस तरह एक घर जो है ईंटों से बना होता है, ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है, इसी तरह डीएनए जो है वो मिलके बना होता है थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के आपस में मिलने से डीएनए बनता है, ठीक है। इसी तरह देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के अंदर 4 तरह की न्यूक्लियोटाइड्स पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एडिनिन, थायामीन, साइटोसिन, ग्वानिन, ठीक है। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, इजी नाम है, एडिनिन, थायामीन, साइटोसिन, ग्वानिन, ठीक है। तो ये जस्ट आपने 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनके नाम याद रखने हैं। डीएनए जो है वो थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है। जैसे कि यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं डीएनए का। तो ये जो है ये दो जो हैं लैडर की तरह का इसकी शेप है। ये दरमियान में जो लगी हुई हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ग्रीन और थायामीन जो है वो रेड है, तो ये ग्रीन और रेड, तो यहाँ पे एडिनिन और थायामीन आपस में बॉन्डिंग की हुई है, ठीक है। इस तरह दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जब बॉन्डिंग करते हैं, मिलते हैं, तो दरमियान वाला जो है वो स्टेप बन जाता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि वाटसन और क्रिक ने क्या इसमें जो है डीएनए के स्ट्रक्चर में मेन पॉइंट्स बताए थे। दो ही मेन पॉइंट्स जो आपके सिलेबस में हैं। पहला क्या है? अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये देखें, ये एक स्ट्रैंड है जिसमें से न्यूक्लियोटाइड बाहर आ रही हैं, ठीक है। एक एक इससे आ रही है और इसी तरह इसको भी देखें दूसरे स्ट्रैंड को, तो इससे भी एक न्यूक्लियोटाइड निकल रही है, ठीक है। और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जब ज्वाइन करती हैं तो क्रॉस ब्रिज से बन जाते हैं। तो पहली उन्होंने जो थ्योरी पेश की थी, द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड पे कंसिस्ट होते हैं 2 स्ट्रैंड। दीज 2 स्ट्रैंड आर लिंक्ड बाय क्रॉस एंड लाइक अ लैडर, ठीक है। ये जो हैं न्यूक्लियोटाइड के जो एक उस जो है वो स्ट्रैंड से और एक इस स्ट्रैंड से जो है न्यूक्लियोटाइड निकल के आपस में एक जो है वो क्रॉस ब्रिज सा बना लेते हैं जिसे लैडर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो मेन पॉइंट्स जो थे वाटसन और क्रिक मॉडल के आपकी सिलेबस में शामिल हैं, तो इनको ज़रूर आप जो है वो याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स की तरफ के करैक्टर्स की ट्रांसमिशन कैसे होती है, करैक्टर किस तरह जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने अभी बताया था कि मैन यानी कि जो ह्यूमन हैं उनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं और इनको डिप्लॉयड भी बोलते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम बेसिकली 23 और 23 दो पेयर्स में होते हैं, ठीक है। 23 जो हैं वो जो उसे मेल यानी फादर से आते हैं और 23 मदर से। तो टोटल मिला के जो एक ह्यूमन होता है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसी तरह अगर हम फीमेल को देखेंगे तो उसमें भी 46 क्रोमोसोम है, एक उसकी मदर से, एक उसके फादर से। तो क्या होगा? सबसे पहले होती है मियोसिस, मैन और वुमेन के सेल के अंदर जो, अब ये माइटोसिस होती है आम जनरल बॉडी सेल्स के अंदर, मियोसिस होती है सेक्स सेल्स के अंदर, गैमीट्स के अंदर। तो हम अभी ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर की बात कर रहे हैं, तो करैक्टर जो हैं वो ट्रांसमिट जो हैं वो गैमीट सेल से होते हैं। आम जो बाकी सेल हैं, सोमैटिक सेल्स, बॉडी के सेल्स, उनसे करैक्टर ट्रांसफ़र नहीं होते। तो इसलिए हम मियोसिस का जिक्र करेंगे क्योंकि गैमीट सेल की बात हो रही है। तो मियोसिस के थ्रू जो है क्या होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो हाफ हो जाते हैं। हमें भी पता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। तो मैन से मियोसिस के थ्रू गैमीट सेल्स में स्पर्म बनेंगे जो कि 1n हो जाएंगे, यानी 2n से हाफ 23 आएंगे। इसी तरह वुमेन के भी 23 आ जाएंगे,
मेयोसिस की वजह से उसके भी हाफ हो गए हैं। अब जब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे, जब गैमीट फ्यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जब गैमीट फ्यूज़ करते हैं स्पर्म और एग। तो जब ये एक दूसरे को फर्टिलाइज करेंगे तो जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट में अब देखें अगेन 46 क्रोमोसोम पूरे हो गए। 23 जो हैं वो मैन के स्पर्म से और 23 जो हैं वुमेन के एग से। अब ये एक मेल से आ गए हैं आधे और एक फीमेल से, तो ये देखें 2n कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अगेन जो है दोनों पेयर 23 का एक पेयर जो है वो मैन से आ गया, 23 का एक पेयर वुमेन से। तो जो बच्चा है यानी जाइगोट से आगे बेबी डेवलप होना है, तो जाइगोट में अगेन 46 हो गए हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स। तो अब जो है जब तक के बेबी ने डेवलप करना है, तो डेवलप जो है उसके जनरल बॉडी सेल्स ने करना है, तो वो किस डिवीजन से करते हैं? माइटोसिस के थ्रू। तो माइटोसिस के थ्रू जो है वो जो है डिवाइड करेगा सेल्स डिवाइड करेंगे जाइगोट के, और वो सारी डिविजन्स के बाद अडल्ट बन जाएगा, यानी कि पूरा एक जो है वो इंसान दोबारा से बन जाएगा जो कि 2n होगा। उसने फिर अगेन जब रिप्रोडक्शन करनी होगी तो मेयोसिस के थ्रू उसके गैमीट्स में अगेन स्पर्म 23 जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस है। आई होप सो समझ आ गई होगी कि मैन के अंदर 2 पेयर क्रोमोसोम्स के होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स के, जो कि एक 23 जो है वो फीमेल से आए होते हैं, एक मेल से। जब वो मेयोसिस करता है तो 23 स्पर्म आगे जाते हैं, 23 क्रोमोसोम्स आगे जाते हैं, यानी कि हैप्लॉइड। ये डिप्लॉइड है 2n, ये हैप्लॉइड है, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 पेयर जस्ट क्रोमोसोम्स का, जो कि 23 का है। तो ये आए हैं। इसी तरह फीमेल की तरफ से भी 23, और जब ये फ्यूज़ हुए तो अगेन 46 बन गए जाइगोट में, यानी कि बेबी में। अब वो बेबी जो है जब डेवलप करेगा माइटोसिस के थ्रू, तो उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे, क्योंकि मेयोसिस में कम होते हैं, माइटोसिस में नहीं होते। तो इसको जो है एलेबोरेट करने के लिए मैंने एक जो है वो जीन का भी साथ जिक्र कर दिया, जैसे कि टालनेस का और ड्वार्फनेस का किया था। ये सिर्फ 1 करेक्टर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 23 क्रोमोसोम्स में थाउजेंड्स ऑफ करेक्टर होते हैं। ठीक है, आपका हेयर कलर, आपकी स्किन कलर, आपके हेयर कैसे होंगे, आपकी आइज़ कैसी होंगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। हर चीज़ का करेक्टर जीन में होता है, लेकिन मैं जस्ट 1 को, इतनी सारी तो इकट्ठी डिस्कस नहीं कर सकते, तो जस्ट एक को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे देखें कि ये है हाइट के लिए जीन टालनेस की। ठीक है, मैन जो था वो टाल था क्योंकि उसमें दोनों टी थे, कैपिटल टीज। ठीक है, ये होते हैं टालनेस के लिए दोनों, यानी कि मैन जो है वो लंबा है, तो उसमें दोनों जो अलील हैं, एक जीन की 2 अलील होते हैं, तो ये हाइट की जीन है, इसमें दोनों अलील जो हैं वो टी कैपिटल हैं, यानी कि दोनों कैपिटल टी हैं। इसी तरह अगर वुमेन में देखें तो उसमें दोनों स्मॉल टी हैं, इट्स मीन के वुमेन जो है वो ड्वार्फ है, यानी कि छोटे कद की है। तो अब इन दोनों की अगर जो है इन दोनों की शादी हो गई है और इनका जो आगे बच्चा होगा, उसकी जो है एक सूरत ये बनती है कि जब मेयोसिस होगी तो आपको पता है कि ये 2 पेयर्स में से एक पेयर मेयोसिस में स्पर्म में जाना है, क्योंकि ये 2n है, आगे जाके इसने हाफ ने आगे जाना है स्पर्म में, या तो ये वाला टी जाएगा या ये वाला टी। ठीक है, इन दोनों में से एक स्पर्म में जाएगा, तो ये वाला एक टी चला गया स्पर्म में। इसी तरह वुमेन की तरफ से भी दोनों टी हैं, उनमें से स्मॉल टी में से एक टी जो है वो चला गया एग में। अब देखें यहाँ पे हैप्लॉइड हो गए हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो गए हैं। यहाँ पे 2 थे, पेयर में थे, यहाँ पे सिंगल हो गया, इसलिए हैप्लॉइड बोल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जब ये फर्टिलाइजेशन होते हैं, मीन स्पर्म और एग सेल जो हैं ये मिलते हैं, यानी कि गैमीट फ्यूज़ होते हैं, तो क्या होगा कि एक कैपिटल टी इस स्पर्म में से आ जाएगा जाइगोट में, और एक एग का स्मॉल टी जो है आके यहाँ पे जाइगोट में अगेन अब ये पेयर बन गया। पेयर बन गया इट्स मीन ये दोबारा से 2n हो गया, तो जाइगोट जो है वो अगेन 2n बन गया, यानी कि डिप्लॉयड। अब ये माइटोसिस के थ्रू जब अडल्ट होगा तो वो भी डिप्लॉयड ही पैदा होगा, यानी अडल्ट भी माइटोसिस के थ्रू अडल्ट भी डिप्लॉयड ही पैदा होगा, उसमें भी दोनों टी होंगे। जब अगेन ये डिवाइड करेगा, इसकी जब बच्चे होने होंगे तो उसमें मेयोसिस होगी, फिर ये वाला टी या ये वाला टी एक टी आगे जाएगा।
तो ये है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के किस तरह इसका स्मॉल कैपिटल टी और वुमेन का स्मॉल टी जो है वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हुए हैं। इसके अलावा ये दो टर्म्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, जबकि डिप्लॉइड का मतलब होता है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। हाफ से मुराद है कि जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, एक जो उसको फादर से आता है और एक मदर से। तो अगर दोनों मौजूद हैं तो उसको हम कहेंगे ये डिप्लॉइड सेट है, यानी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है इसमें, जैसे कि यहाँ पे हैं। ये वाला टी वाला जो जीन का सेट है वो मदर से आया होगा और ये फादर से, तो इस तरह ये डिप्लॉयड है। जबकि ये इसके जो आगे गैमीट हैं ये हैप्लॉयड हैं, यानी कि एक ही सेट गया है आगे, तो इसको हम कहेंगे हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम या 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिप्लॉयड के लिए मैंने 2n यूज़ किया और हैप्लॉयड के लिए n। तो ये डिफरेंस में अगर आ जाए तो ये 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। एक तो हैप्लॉयड 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है और शो किससे किया जाता है, n से, और डिप्लॉयड जो है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम और 2n से शो किया जाता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसमें कि जो है वो बेबी का जेंडर किस तरह डिसाइड होता है उसको डिस्कस करेंगे। ये आपके सिलेबस में तो इंक्लूड नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए इस एग्जांपल का मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मदर की हेडिंग है और मदर में जो है जो क्रोमोसोम है वो X और X हैं, यानी कि अगर 2 X हों तो हमेशा फीमेल होगी, और अगर एक X और एक Y है तो ये हमेशा मेल होगा। यानी कि ये एक जीन है जो जेंडर को जो है वो जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके आगे 2 पेयर हैं, अगर तो दोनों XX हों तो हमेशा फीमेल बन जाएगी, और अगर एक X और एक Y हो तो मेल बन जाएगा। तो इसको अगर हम देखें कि अगर गैमीट्स बनेंगे जब इसके, तो जो मदर है उसमें तो दोनों XX हैं, तो दोनों X में से कोई एक X ही आगे गैमीट्स में जाएगा। अब ये वाला भी जा सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये मदर से आया है और ये वाला फादर से। तो अगर इसी तरह हम फादर के देखें तो उसके क्या गैमीट्स बन सकते हैं, ये वाला X भी गैमीट्स में जा सकता है, एक जाना है ना दोनों में से, ये वाला Y भी जा सकता है। तो इन दोनों में से कौन सा जाएगा, इसके चांसेस 50-50% होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कोई कॉइन जो है वो फ्लिप करते हैं तो 50% चांस होते हैं कि हेड आएगा और 50% ही चांसेस होते हैं कि टेल आएगा। तो बिल्कुल वैसे ही इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। ये किसने आना है ये कोई भी नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। तो यहाँ पे जो है जब फर्टिलाइजेशन होती है ये वाला X और ये वाला X मिले तो हमेशा डॉटर प्रोड्यूस होगी, क्योंकि X और X हमेशा फीमेल होते हैं। और अगर ये वाला X और ये वाला Y मिल जाए तो हमेशा जो है वो सन जो है या मेल प्रोड्यूस होगा, तो क्योंकि X और Y वाले हमेशा मेल होते हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है वो नोट करनी चाहिए कि जो जेंडर है बेबी का वो कौन डिटरमिन कर रहा है, कौन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, तो उसके लिए फादर रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे देखें अगर फादर का Y क्रोमोसोम जाएगा X के साथ तो ही कोई बेटा पैदा होगा। तो ये जो हमारे माशरे में एक रवायत है कि औरत को हमेशा जो जिम्मेदार ठहराया जाता है कि ये हमेशा बेटियां पैदा करती है, तो इसमें औरत का कोई जो है वो कसूर नहीं होता। जो बेटा या बेटी होनी है वो डिपेंड किस पे करता है, मर्द पे ही डिपेंड करता है। और इसका जो है ये टोटल अल्लाह मियाँ के पास होता है इख्तियार के वो कब इस वाई को उस एक्स के साथ कंबाइन कर दे या एक्स को एक्स के साथ कंबाइन कर दे। तो इसके लिए ना ताकत वगैरह का कोई होता है, जस्ट ये एक जो है रैंडम फर्टिलाइजेशन होती है, चांसेस होते हैं 50% इसके 50% इसके। तो ये था ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के कैसे करैक्टर जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होते हैं। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा।